गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है ये यूपीपीएससी पीसीएस के लिए वर्ष 2023 के लिए सीरीज चलिए प्रैक्टिस करेंगे। इस पे हम जीएस के प्रश्नों पर इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो जो हमारी चल रही है पेड टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। पहला प्रश्न ज्योग्राफी का है, 20 प्रश्न इसमें ऐड किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सीरीज भले यूपी पीसीएस के नाम से चल रही हो, लेकिन ये जितने भी स्टेट पीसीएस के हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो झारखंड पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, ठीक है, या फिर और भी जो बच गया जैसे कि बीपीएससी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, यह प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है, और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है ये। इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है, और इसका जो वेशन है उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट, और पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा है। क्या है इसका उत्तर? थोड़ा दिमाग लगाइए, एलिमिनेट करिए। यह प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तो पहली कौन सी है? पहली तो गोदावरी है, तो इसका आंसर गोदावरी तो हो नहीं सकता। दूसरी कौन सी है? दूसरी है कृष्णा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नर्मदा से बड़ी तो महानदी है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ उत्तर हो जाता है महानदी। महानदी जो है प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे बड़ी, पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा, और महानदी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। महानदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक विस्तारित है। इस नदी का जो बेसिन है उत्तर से मध्य भारत की पहाड़ियों, उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा है। क्लियर? दूसरा प्रश्न है, दुनिया में बड़े बांधों के निर्माण के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? देखिए विश्व में बड़े बांधों के निर्माण के मामले में भारत जो है वो तो तीसरे स्थान पर है, तो इसका उत्तर भारत तो हो नहीं सकता। दुनिया में बड़े बांधों के निर्माण के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दूसरे स्थान पर है, तो ए है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो यूपीपीसीएस के लिए और यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। तो बड़े बांधों के निर्माण के मामले में चीन जो है प्रथम स्थान पर है, और बड़े बांधों के निर्माण के मामले में दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और बड़े बांधों के निर्माण के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। देखिए देश में भारत के परिदृश्य में बात करें तो भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक बड़े बांध हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में। तमिलनाडु में जो स्थित कलनई बांध है वो भारत का सबसे पुराना बांध है। कितना पुराना? ये 2000 साल पुराना है लगभग, और कावेरी नदी पर स्थित है ये। और उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी पर बना है वो, महानदी पर बना। ओडिशा में हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, पीसीएस की परीक्षाओं के लिए, याद रखिएगा इनको। तीसरा प्रश्न है, करंट अफेयर से रिलेटेड, फीफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए फीफा जो है दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है, गैर लाभकारी संगठन है, इसका मुख्यालय ज़ूरिक में। सारे सही हैं, बिल्कुल। फीफा के संदर्भ में सारे के सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो फीफा या फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है और एक गैर लाभकारी संगठन है फीफा। और वर्ष 1904 में स्थापित फीफा को बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। और फीफा में अब 211 सदस्य देश शामिल हैं, इसका मुख्यालय है ज्यूरिक में। तो सारे के सारे करेक्ट हैं स्टेटमेंट। जनरल साइंस का प्रश्न है, चौथा प्रश्न, जेरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रेटिनॉल, थायमिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड। थोड़ा टफ किया गया है प्रश्न, सीधे विटामिन का नाम नहीं पूछा, उनका केमिकल नेम पूछा है। तो जिस विटामिन की कमी से होता है रतौंधी, यानी विटामिन ए की यहाँ बात हो रही है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। थायमिन विटामिन B1 का नाम है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। बायोटिन विटामिन सी का नाम है, सॉरी विटामिन B7 का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। विटामिन
B7 की कमी से त्वचा पर चकत्ते पड़ना, बालों का पतला होना और बालों का झड़ना। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हो जाएगा स्कर्बी रोग, एनीमिया। तो सिट्रस फ्रूट लेते रहिएगा, नींबू, संतरा, मौसम्मी। तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, कमी से रतौंधी, जेरोप्थेल्मिया हो जाएगा, आंखों से संबंधित बीमारी है ये। थायमिन विटामिन B1 का नाम है, बेरी रोग हो जाएगा। बायोटिन विटामिन B7 का नाम है, बालों का पतला होना, झड़ना और त्वचा पर चकत्ते पड़ना। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है, एनीमिया हो जाएगा, स्कर्बी हो जाएगा, खट्टे फल नहीं खाए तो। नंबर 5 पर आ जाइए। मलेरिया परजीवी संक्रमित करता है, पूछ रहा है, लिवर को, लंग्स को, RBC, WBC। देखिए, मलेरिया का परजीवी लिवर में घुसता है और संक्रमित करता है RBC को, यानी लाल रक्त कोशिकाओं को आपकी। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। जब मच्छर मानव को काटता है तो प्लाज्मोडियम रक्त प्रवाह में घुस जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमन लिवर में चले जाते हैं, जहाँ से परिपक्व होते हैं वो, और रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हुए RBC को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। तो उत्तर है अपना RBC। मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पालतू प्रश्न है ये। प्लाज्मोडियम परजीवी संक्रमित मच्छरों द्वारा वहन किया जाता है और परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC में फैल जाते हैं, जिससे संक्रमित कोशिकाएं फट जाती हैं। 4 प्रकार के यहाँ पर मलेरिया परजीवियाँ इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, जो मनुष्य को संक्रमित करते हैं सबसे ज़्यादा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ये हिस्ट्री का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का। रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है और उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहब की सहायता से ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल, ये दोनों बातें एग्जैक्ट पढ़ने से करेक्ट ही लग रही हैं। सी है इसका आंसर, करेक्ट भी है। तो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को अपने क्षेत्र को सौंपने से इनकार करते हुए अपने दत्तक पुत्र की ओर से शासन करने का निर्णय लिया और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गई, ठीक है। उन्हें 1857 में भारत की स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में उनकी भूमिका के लिए जो है जाना जाता है। उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहब की सहायता से ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त की थी। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अंग्रेजों द्वारा घेर लिए जाने पर झांसी के किले से भाग निकली वो, ठीक है, और ग्वालियर के फूलबाग के पास लड़ाई में घायल हो गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। एक अंग्रेज जनरल ने उनके बारे में कुछ कहा है, एग्जाम में पूछते हैं उस लाइन को, ठीक है। 1857 के विद्रोह में अकेली मर्द थी, ठीक है, वो ये लाइन रहती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। 1857 के विद्रोह में एकमात्र मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। किसने कहा है ये? अंग्रेज जनरल हीरोज ने। 7वां प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में 3 कथन है, बताना कि कौन सा सही है। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इसकी स्थापना के संतानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी और यह आयोग अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है। देखिए, किसी के प्रति उत्तरदायी होना और अपनी रिपोर्ट सौंपना दो अलग अलग बातें हैं। अलग अलग भी आंसर हो सकता है इनका और एक भी आंसर हो सकता है। यहाँ आंसर अलग अलग है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है, संसद यानी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, संसद को नहीं। तो जहाँ जहाँ तीसरा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल पहला दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1964 में 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई। यह एक स्वतंत्र निकाय है, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, संसद को नहीं। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो सतर्कता आयुक्त हैं वो हैं सुरेश N पटेल। ये इतना यूपी PCS के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब स्टेट PCS के लिए, और ये इतना इम्पोर्टेंट है छोटे एग्जाम के लिए, जैसे कि पैट हो गया, ठीक है। फैक्ट पूछते हैं उसमें अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। तत्तापानी, खम्मम, मणिकर्ण और पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या सोलर एनर्जी?
भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। तो मणिकर्ण, तत्तापानी, खम्मम, पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा है तो प्रसिद्ध है। पीसीएस में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख लीजिएगा वरना। गर्म पानी के स्रोतों में थर्मल डिस्चार्ज द्वारा विद्युत उत्पादन की संभावना होती है। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर प्रश्न हर एग्जाम में पूछा, डी ग्रुप से लेके ग्रुप तक। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का बेहतर सूचक किसे माना जाता है? बताइए, नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का बेहतर सूचक है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। 10वां प्रश्न है ज्योग्राफी का, पौधों की वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? दोमट मिट्टी। तो पौधों की वृद्धि हेतु सबसे जो उपयुक्त मृदा है वो है दोमट मिट्टी। इसमें बलुई, गाद, चिकनी तीनों मृदाओं के लक्षण पाए जाते हैं और इस मिट्टी में 10 से 15% ह्यूमस पाई जाती है। 11वां प्रश्न है किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करना है, उस क्षेत्र में कितनी स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए? 1500 से अधिक। तो देखिए, किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए उस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। साथ ही इसकी 70% से अधिक वनस्पतियां जो है वो नष्ट हो चुकी हों। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। चूना पत्थर का जल क्रिया द्वारा घुलकर सैल से अलग होना, ये जो प्रक्रिया है किस प्रकार के अपरदन का उदाहरण है? जल गति क्रिया, संक्षारण, अपवहन या जलदाब क्रिया? ये उदाहरण है संक्षारण का। तो चूना पत्थर का जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से अलग होने की प्रक्रिया संक्षारण अपरदन का उदाहरण है। यह होती है ग्राउंड वाटर से, यानी भूमिगत जल या बहते हुए जल के द्वारा। इसे काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इससे काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नंबर 13 पर आ जाइए। मक्का का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? दक्षिणी मैक्सिको, फिलिस्तीन, चीन या भारत? बताइए। देखिए, मक्का का मूल स्थान माना जाता है दक्षिण मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए। तो मक्का का मूल स्थान दक्षिण मैक्सिको माना जाता है। यह उपोष्ण कटिबंध का पौधा है और इसके प्रोटीन को जैन कहा जाता है। मक्का का लगभग आधा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है विश्व में। नंबर 14 पर आ जाइए। किस स्थान की स्थानांतरित कृषि को पोडू नाम से जाना जाता है? ओडिशा, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश या केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र? स्थानांतरित कृषि वही है, कतरन और दहन, मतलब जंगल को काटो, साफ करो, कृषि करो, ठीक है, फिर यही प्रक्रिया कहीं और जाके दोहराओ। पर्यावरण की शत्रु कहा जाता है इस कृषि को। तो पोडू के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि को पोडू नाम से जो है जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। 15वां प्रश्न है किस महाद्वीप की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है? इसका उत्तर है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। तो एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है और यहाँ की दजला फरात नदियों में मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। नंबर 16 पर आ जाइए। यह वर्षा पोषित खरीफ की फसल है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इसे हल्की मिट्टी और शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और उथली काली मिट्टी में इसकी उत्पादकता अधिक होती है। राजस्थान की मरुस्थली और अरावली की पहाड़ियों में दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। किसकी बात हो रही है? ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण सवाल है। यह वर्षा पोषित खरीफ की फसल है, ठीक है। हल्की मिट्टी एवं शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जाता है इसको। बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी में इसकी उत्पादकता अधिक होती है। राजस्थान की मरुस्थली मिट्टी, बाजरा सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी।
तो बाजरा जो है वर्षा पोषित खरीफ की फसल है। इसे हल्की मिट्टी एवं शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी में इसकी उत्पादकता जो है वो अधिक होती है। और राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी, अरावली की पहाड़ियाँ, कच्छ, कठियावाड़ और उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट के पवन विमुख ढाल और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बाजरा। 17वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है? सूची 1 में वेल, अंडे देने वाले स्तनधारी, आकशेरुकी, मत्स्य। मिला दीजिए, आसान से। ये कई बार बताया मैंने। डक विल प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, तो बी को मिला दीजिए 1 से। वेल क्या है? वेल मैमल से मिल जाएगा, वेल स्तनधारी है। मत्स्य में गिल्स से सांस लेते हैं। आकशेरुकी केकड़ा हो गया, तो ए का 3, बी का हो गया 1। एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या? ए का 3, बी का 1, दो में है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा या तो बी या फिर सी, लेकिन मत्स्य मिल रहा है दूसरे से। ठीक है, दूसरा हो रहा है चौथे से। आकशेरुकी केकड़ा है, तो बी है इसका आंसर। वेल स्तनधारी है, अंडे देने वाला स्तनधारी डक विल प्लेटिपस है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। अकशेरुकी केकड़ा हो गया। मत्स्य मछली वर्ग गिल्स से सांस लेते हैं, गलफड़ों से। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उद्यान कृषि से संबंधित 2 कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही है? भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, एक्सपोर्टर। और तमिलनाडु जो है भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य है। 2 प्रश्न, 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर, और दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। सी है इसका आंसर है। तो पहला सत्य है, क्योंकि विश्व में जो भारत है वो काजू का सबसे बड़ा निर्यातक और प्रसंस्करण करने वाला देश है। और भारत में काजू उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु का स्थान है। ठीक है, और दूसरा भी सही है, क्योंकि तमिलनाडु जो है नारियल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। दूसरे पर है केरल, तीसरे पर है कर्नाटक। इसी क्रम में याद रखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। सेकंड लास्ट प्रश्न है। गन्ने की फसल के संदर्भ में 2 कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही है? गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है, और गन्ने की फसल के लिए भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय फसल है, और भारत को गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। पहला वाला करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि गन्ना एक बारहमासी फसल है, और गन्ने की फसल के लिए अच्छे जल निकासी वाली भूमि की आवश्यकता होती है। अच्छे जल निकासी वाली भूमि चाय की खेती के लिए भी चाहिए, याद रखिएगा। भारी दोमट उर्वर मृदा और भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति, पाला रहित मौसम के साथ बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट बनाकर कर लेती है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी भी। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है जोजिला दर्रा। करना क्या है इसमें? सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, जोजिला दर्रा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रृंखला में है। श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। इसे झेलम नदी द्वारा बनाया गया है, और व्यास नदी इस दर्रे से निकलती है। तो 3 गलत हैं इसमें, केवल एक ही सही है, ढूंढ लीजिए उसको। जोजिला दर्रा जोजिला दर्रा झेलम नदी द्वारा नहीं, बल्कि सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। ब्यास नदी तो ब्यास कुंड से निकलती है ना, गलत है चौथा वाला। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर नहीं, बल्कि लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में है। अगर यहाँ लद्दाख होता वर्तमान परिदृश्य से तो सही हो जाता, वरना गलत है। ये वाला सही है, दूसरा वाला। श्रीनगर से लेह जाने का जो सड़क मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है, इसी दर्रे से होकर जाता है। इससे किससे? जोजिला। तो केवल बी यहाँ पर करेक्ट है। जोजिला दर्रा या जोजिला पास भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, न कि जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रृंखला में है। और श्रीनगर से लेह जाने का जो सड़क मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर जाता है। सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, ना कि झेलम, चेनाब, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे ये। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, और यूपीएससी
तक में भी यही लेवल ही रहता है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं जो पेड है, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट देकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए।